हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने पिछले लेक्चर्स में यूपीएससी 2025 के मेंस के क्वेश्चंस को एनालाइज करना स्टार्ट किया है। तो इसी सीरीज में पेपर 1 को हमने स्टार्ट किया था, जीएस 1 को। इससे पहले हमने ऐसे को एनालाइज कर लिया है, मॉडल आंसर्स, मॉडल डायमेंशंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे। फिर पिछले लेक्चर में हमने जीएस 1 स्टार्ट किया था, जहां मैंने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस जो इस साल क्वेश्चन पेपर में आए हैं जीएस पेपर 1 में। ठीक है, मैं आपके साथ जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक ऐसे और साथ ही साथ ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपके साथ मॉडल आंसर को एनालाइज करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज जो हो रहा है बेसिकली वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है आइलैंड नेशंस को। ठीक है, इनको आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना है। यानी बेसिकली क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज का जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है ऑन मैनी आइलैंड नेशंस, उनको एग्जांपल्स के थ्रू यानी आइलैंड नेशंस के एग्जांपल के थ्रू बताना है। तो चलिए बिना देरी के इसको समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको एक मॉडल ब्रीफिंग दूंगा कि क्या क्या डायमेंशंस मैं अगर होता तो लिखता या आप लिख सकते थे। ठीक है, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस के हम सिर्फ पॉइंटर्स समझेंगे और पॉइंटर्स में क्या लिखा जा सकता है, पर इसको मैं थोड़ा डिटेल में एनालाइज करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको कीवर्ड समझने हैं। कीवर्ड्स है आपका क्लाइमेट चेंज, दूसरा कीवर्ड है सी लेवल राइज, तीसरा है इफेक्ट। कहां पे? इफेक्ट ऑन आइलैंड नेशंस, एंड द आइलैंड नेशंस आर शोन बाय एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आपको अपना जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रो है। ठीक है, इंट्रो में आप उनको बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि क्या कोई डेटा या कोई रिपोर्ट हमारे पास ऐसी है जिसके थ्रू ऑथेंटिकेट होता है कि यस द सी लेवल इज राइजिंग, द क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग। तो इस तरह के डेटा में, तो जैसे हमें पता है कि आईपीसीसी, ये जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जीएस पेपर 3 में, उसमें आपको 2 साल पहले 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आईपीसीसी से रिलेटेड। इस बार आपको इसका डेटा आप लिख सकते थे कि आईपीसीसी की एक रिपोर्ट है ऑफ 2011। इस रिपोर्ट का नाम है स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर। ठीक है, ओशियन एंड क्रायोस्फीयर, SROOC। इस वाले रिपोर्ट के थ्रू आपको मेंशन कर सकते थे आप कि जो पिछले 100 साल 90 सालों का हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है फ्रॉम 1901 टू 1990, यहां पे बताया गया है कि जो ग्लोबल मीन सी लेवल है ये अप्रोक्सीमेटली 1.4 mm पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। तो ग्लोबल मीन सी लेवल राइज जो हो रहा है वो 1.4 mm पर ईयर, और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये अप्रोक्सीमेटली अप टू 100 mm बढ़ने वाला है। ठीक है, 100 mm तक बढ़ जाएगा। अभी तक जितना बढ़ा ये पर ईयर के हिसाब से डेटा है, पर माना जा रहा है कि अगले आने वाले 50 सालों में 60 सालों में ये 100 mm तक बढ़ जाएगा। ठीक है, हालांकि देखने में बहुत छोटा 100 mm यानी कि आपका कितना हुआ 10 सेंटीमीटर के आसपास, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिखता है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें 1.4 mm पर ईयर, ये बहुत छोटा दिखता है, पर जब हम बल्क में, ठीक है, पूरे ग्लोब में इसकी स्टडी करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे पड़ता है व्हेन इट इज कंसीडर्ड ऑन लार्ज स्केल फिनोमिना। तो अब ये तो हो गया आपका इंट्रो वाला पार्ट। अब बॉडी कंटेंट की बात आती है, तो चलिए बॉडी कंटेंट में क्या लिखा जा सकता था। तो सबसे पहले पॉइंटर तो हो गया आपका सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, यानी कि जो खारा पानी है उसका मिश्रण, उसका घुसना कहाँ पे? फ्रेश वाटर में।
फ्रेश वाटर में उसका मिश्रण। दूसरा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ठीक है, पहला तो क्या दिख रहा है, सॉल्ट वाटर इंक्लूड कर रहा है, एक्सिस्टेंस का थ्रेट हो रहा है, बेसिकली आपका जो लैंड है ना उसका सबमर्जेंस की बात हो रही है। फिर तीसरा आता है लॉस ऑफ हैबिटेट या लैंड, वही सबमर्जेंस ऑफ लैंड के साथ, ठीक है। फिर इकोनॉमिकल इंपैक्ट के बारे में आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्लाइमेट रेफ्यूजी के बारे में, फिर लॉस ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी इशू। हालांकि ये तीनों चारों चीजें जो है ना, तीनों चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड है, पर इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बता सकते थे। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। जब हम सॉल्ट वाटर इंट्रूजन की बात करते हैं तो इसका जो प्राइम एग्जांपल हमको देखने को मिलता है अभी कुछ सालों से, वो है किरिबाती और तुवालू। किरिबाती और तुवालू में देखा जा रहा है कि जो बेसिकली सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल डैमेज, और दूसरा चीज क्या हो रहा है, जो एक्वा लाइफ है, फ्रेश वाटर एक्वा लाइफ, ये भी डैमेज हो रहा है, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर कंटामिनेट हो रहा है। तो जो फ्रेश वाटर कंटामिनेट होगा तो जो मिनरल्स बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं एग्रीकल्चर के लिए या फ्रेश वाटर लाइफ के लिए वो खत्म होने लगेंगे, तो इनको थ्रेट होगा। तो ठीक है, इसका प्राइम एग्जांपल हमने बता दिया किरिबाती और तुवालू। इसके बाद बारी आती है, अगर आप चलेंगे तो सेकंड पॉइंट जो है इसका, जो कि कह रहा है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, एग्जिस्टेंस का थ्रेट हो रहा है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि भाई इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं जो किरिबाती है ये 2050 तक, जो नासा की रिपोर्ट है, एक नासा का प्रोजेक्शन है, ये बोलता है कि 2050 तक अप्रोक्सीमेटली 65 डे ऑफ टाइडल फिनोमिना देखने को मिलने वाला है आने वाले सालों में, ठीक है। मतलब साल के 65 दिन आपको टाइड्स देखने को मिलेंगे किरिबाती में। तो ये प्रोजेक्शन है, एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन हाँ ये प्रोजेक्ट है कि एक आइडिया जो हम देखें, तो इसको आप लिख सकते हो सेकेंड फीचर के साथ, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब इतनी ज्यादा आपको टाइडल वेव्स देखने को मिलेंगे तो क्या होगा कि लोग जो है ना वहां रह नहीं पाएंगे, लोग नहीं रह पाएंगे, एंड दूसरे जो वहां के हैबिटेट्स हैं उसमें रहने वाले जितने भी अदर एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनके साथ लाइफ को थ्रेट मिलेगा। तीसरा पॉइंटर आप देखें तो लॉस ऑफ हैबिटेट लैंड है, कि हैबिटेट का लैंड हो जो मतलब जहां रहते हैं वो खत्म हो रहा है। तो सिमिलरली हम मालदीव्स का आप एग्जांपल दे सकते हैं, वनाताउ का एग्जांपल दे सकते हैं। वनाताउ का एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे भी लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है। इसके अलावा आप देख बताए तो आपका जो ये पापुआ न्यू गिनी है उसका प्राइम एग्जांपल दे सकते हैं कि वहां पे भी लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है, लोग वहां से क्या कर रहे हैं, रेफ्यूज कर रहे हैं, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए, रहने वाले जानवरों के लिए थ्रेट हो गया है, तो वो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, ठीक है। फिर बारी आती है इकोनॉमिकल इंपैक्ट। इकोनॉमिकल इंपैक्ट की हम बात करें तो आपको सबसे प्राइम एग्जांपल दिखेगा अभी जो रिसेंट टाइम में मालदीव का, ठीक है। हालांकि इंडिया से रिलेटेड था, बट फिर भी उसका दूसरा इंपैक्ट ये भी था कि जो मालदीव्स है या फिर आप देखें तो जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे टाइडल वेव्स के कारण या दूसरे अदर फिनोमिनस के कारण, जैसे जापान है तो जापान में आपको दिखेगा वोल्केनिक इरप्शन के कारण, जो सुनामी के कारण, इनके कारण क्या होता है कि जो लॉस ऑफ लैंड है, जो टूरिज्म है, वो हमेशा इफेक्ट होते रहता है। तो ये एक एग्जांपल आप लिख सकते थे, ठीक है।
ये एग्जांपल्स के थ्रू बताते जा रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्लाइमेट रेफ्यूजी की आप बात करें तो क्लाइमेट रेफ्यूजी में देखेंगे कि ये लोग जो पलायन कर रहे हैं ये आसपास के जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं या फिर पेनिनसुलर कंट्रीज हैं उसमें आते हैं, जैसे श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में लॉस हुआ क्योंकि 2011-4 में जो इंडियन आपका सुमात्रा का जो एरिया रीजन है वहां पे बहुत बड़ा सुनामी आया था। ठीक है, उसके थ्रू लॉस हुआ, लॉस ऑफ लाइफ हुआ। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो लोग हैं कई सारे लोग वहां से बच के इंडिया आए या थोड़ा सा आगे गए पेनिनसुलर एरियाज में। तो ये ये एग्जाम्पल्स आप दे सकते थे। तो क्लाइमेट रेफ्यूजीज आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, सी लेवल राइज के कारण बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हैं जिनका जो बेसिक जो लैंड है वो बस सिर्फ देखा जाए तो अराउंड 1 मीटर से जो सी लेवल है उससे ज्यादा नहीं। तो ये सारे इंपैक्ट डालते हैं। लॉस ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी होगा जब रेफ्यूजीज आएंगे आपके देश में। ठीक है, तो वो आपके साथ मिलेंगे, उनका आपका जो अपना जो कल्चर था वो इंटरमिंगल होगा और एक न्यू आइडेंटिटी बनेगी। तो इससे क्या होगा कि जो बेसिक कल्चर था जो वहां पाया जाता था वो चीजें खत्म होने लगेंगी। हालांकि इसका फायदा ये भी है कि कई बार आपको नए अलग जो कल्चर्स हैं उनका मिश्रण यानी मिक्सचर देखने को मिलेगा, इंटरमिंगलिंग देखने को मिलेगा। तो वो भी चीजें अच्छी भी होती हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा लॉस ही दिखेगा। और ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं इसमें बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे गलत तरह के लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे आपका श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका से इंडिया में आए तो कुछ कई सारे लिट्टे के जो मेंबर्स थे वो भी इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, छुप छुपा के। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा लॉसेस और बहुत सारे इम्पैक्ट। यही है अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशन एंड इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नियर बाई नेशंस एज वेल। तो ये दोनों चीजों को आपको मिला के पूरा आंसर डिस्कस करना था। बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे मैंने कुछ बता दिया आपको। पापुआ न्यू गिनी है, किरिबाती है, तुवालू है, मोनाताऊ है। ठीक है, कैरिबियन आइलैंड्स हैं। इवन आप जावा सुमात्रा बाली की बात करें वो भी इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया भी है। तो ये सारे जो है ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्या हो रहा है, थ्रेट, मतलब बोल सकते हैं आप एंडेंजर्ड है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जिसका डिस्कशन मैंने आपके साथ कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि नॉन फार्मिंग प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, ये बताना है आपको बेसिकली नॉन फार्मिंग प्राइमरी एक्टिविटीज, और इसे आपको कहाँ बताना है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रो का पार्ट में बताना होगा कि भाई प्राइमरी और नॉन प्राइमरी क्या होती है वर्सेस नॉन सेक्टर्स के बारे में। तो नॉन प्राइमरी सेक्टर में आपका सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में आप बता सकते हैं, और प्राइमरी में आप बताएंगे बेसिक डेफिनेशन की जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं वो क्या कंसीडर करती है, वो करती है नेचुरल जो भी चीजें हमको मिलती हैं नेचुरली उनके थ्रू ही आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे फार्मिंग। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे फार्मिंग नहीं बतानी है, बेसिकली एग्रीकल्चर को नहीं बताना है। तो बताना क्या है, तो दूसरे क्या होंगे नेचुरली ऑक्यूरिंग चीजें, तो माइनिंग। ठीक है, फिर उसके अलावा फिशिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा फॉरेस्ट्री करते हैं, या इसमें पीसी कल्चर बोल सकते हैं। फिशिंग के साथ साथ पीसी कल्चर भी आता है। फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ठीक है, रेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो ये आपको बेसिक बॉडी कंटेंट में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होगा। अब आप मैप के थ्रू बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका सबसे पहले माइनिंग की बात होती है तो ये कहाँ होगा, जहां मिनरल रिच है, मिनरल रिच एरिया में होगा। ठीक है, फिशिंग कहाँ होगा, तो जो बेसिकली आप ज्यादातर फिशिंग की बात करेंगे तो कोस्टल रीजन्स में होगा।
कोस्टल रीजन में होगा। फॉरेस्ट्री की बात करें तो जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा, जैसे हिमालयन रीजन हो गया। आप सेंट्रल पार्ट में आएंगे तो एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, तो ये यहाँ पे आपको बताना होगा। ठीक है, फिर बारी आती है एनिमल हस्बेंड्री एंड पेस्चराइजेशन। ये कहाँ होगा? जो सेमी एरिड एरिया है, ठीक है, सेमी एरिड प्लेट्यूस, इन जगहों पे। तो ये आपने इसको बेसिकली बॉडी कंटेंट का स्टार्टिंग फेज बता दी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है फिजियोग्राफिक फीचर के थ्रू बताना है कि कैसे ये रिलेटेड है, तो आपको एक डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, माइनिंग की बात हो रही है, तो माइनिंग होगा जो बेसिक आपको दिखाई देता है, जैसे कॉपर राजस्थान में खेतरी से, मार्बल राजस्थान से मिलता है। एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो इसको मैं इस कलर से बताता हूं। ठीक है, ये माइनिंग वाले एरिया है। ठीक है, ये माइनिंग वाले एरिया, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स दिखेंगे, बॉक्साइट, टिन, फिर कोल, इस तरह की चीजें। ठीक है, गोल्ड वगैरह हो तो आप बता सकते हैं। तो ऐसे मिनरल्स रिच एरिया को आप दर्शा सकते हैं कि इन जगहों पे प्लेट्यू रीजन जो थे, या ओल्ड माउंटेनियस रीजन, इस एरिया में आपको ओल्ड माउंटेन्स दिखेंगे जो कि आज प्लेट्यू के फॉर्म में बदलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मिनरल रिच एरिया दिखेगा आपको, इसलिए यहाँ पे माइनिंग ज्यादा होती है। फिर बारी आती है सेकेंड हिस्सा आपकी फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। तो मैंने बताया कि फिशिंग ज्यादा से ज्यादा कहाँ होगी, तो आपके इस रीजन में, ये जो कोस्टल रीजन है आपका। ठीक है, हालांकि हर जगह होता है, फ्रेश वाटर में भी फिशिंग होती है, पर कोस्टल रीजन्स में ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन कोस्टल रीजन को आपको दिखाना था। इसके बाद बारी आती है आपकी फॉरेस्ट्री की, फॉरेस्ट्री और लंबिंग। तो ये कहाँ होता है? तो जहां जहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा, जैसे आपका हिमालयन रीजन, ये पूरा हिमालयन रीजन। इसके अलावा आपका एमपी, छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये जो पूरा बेल्ट है, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। फिर इसके बाद आखिरी में आपको बताना है कि एनिमल हस्बेंड्री और पेस्टराइजेशन कहाँ हो। तो सेमी एरिड या एरिड रीजन, प्लेन्स रीजन में भी होता है। तो ये इसके लिए आप यहां से बता सकते हैं कि यहाँ इस बेल्ट में होगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, प्लेट्यूस वाले रीजन में। सेमी एरिड रीजन है यहाँ पे, गुजरात के एरिया में, रण ऑफ कच्छ के आसपास। तो इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, कैमल रेयरिंग होता है राजस्थान तरफ। ठीक है, फिर नॉर्थ में आप जाएंगे तो याक, शेप्स, गोट, इनकी रेयरिंग होती है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। सेंट्रल पार्ट में आप दिखेगा आपको पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, एग एंड दूसरा मीट प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपकी एनिमल हस्बेंड्री के साथ हो गया। फॉरेस्ट्री मैंने बता दिया, माइनर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको यहाँ दिखेंगे। ठीक है, वुड हो गया। साउथ में भी आप दिखेंगे, यहाँ पे कर्नाटका वाले रीजन में, आंध्रा वाले रीजन में, तो आपको जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उस तरफ आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे सैंडलवुड होता है। ठीक है, तो सैंडलवुड के आसपास का एरिया को आपको बताना है। तो इस तरह से आप फिजियोग्राफी से बता सकते हैं कि ये चीजें कहाँ होती हैं। माइनिंग कहाँ होता है, झारखंड, और झारखंड आपको बताना होगा। ठीक है, झारखंड भी आ जाएगा यहाँ पे, झारखंड को भी ले लीजिएगा, मैंने लेना रह गया था मेरा। ये पूरा जो है एरिया, ये है आपका मिनरल रिच, बॉक्साइट, टिन, बाकी दूसरे माइका, ठीक है, मार्बल, कॉपर, कोल, सब कुछ मिलता है इस एरिया में। तो ये था आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसको आप एग्जांपल्स के थ्रू यहां से मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बताना है आपको, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट या बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले कई सालों में जो भारत है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है रेदर देन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। पूरी दुनिया जो है वो
कोशिश कर रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, कोल लिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरह से थर्मल पावर प्लांट्स का यूटिलाइजेशन बहुत लॉन्ग टर्म लास्ट नहीं करवा सकते, तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होगा। तो आप इंट्रो के पार्ट में आप इसके बारे में मेंशन कर सकते थे कि इंडिया एंड अदर वर्ल्ड कंट्रीज आर गोइंग थ्रू रफ फेज, क्योंकि कोल इज लिमिटेड। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ कोल हो रहा है। तो इसके थ्रू आप बता देते कि भाई, इसका एक एग्जांपल आप ये भी दे सकते थे इंट्रो के पार्ट में कि भाई इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंडिया उसमें अग्रिम पंक्ति में था, मतलब इंडिया का इनिशिएटिव है, तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते थे। ठीक है, तो बेसिक सोलर एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है ये बता सकते थे। इसके अलावा आप बता सकते थे कि भाई जो रिन्यूएबल सोर्स है वो क्या होते हैं, उसी का एक पार्ट है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ठीक है, ये सब हाइडल एनर्जी, ये सब का एग्जांपल आप यहाँ पे थ्रू बता सकते हैं कि भाई इंट्रो का पार्ट ये है। अब बारी आती है आपकी इकोलॉजिकल बेनिफिट और इकोनॉमिक बेनिफिट को बताने की। तो सबसे पहले देखिए, जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल बेनिफिट की, तो जैसे ही आप स्विच करते हैं, ठीक है, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी पे जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, तो सबसे पहले तो आपका लॉस किसका बचाएगा, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस। तो आपको पता है कि भाई CO2 एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज में। CO2 एमिशन से बचने के लिए, क्योंकि जब थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्न हो रहा है, कोल बर्न के साथ CO2 रिलीज हो रहा है, तो वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, तो पॉल्यूशन से आप बचिएगा। ठीक है, तो CO2 रिडक्शन कम कर देगा और हम जो कार्बन फुटप्रिंट है हमारे उसको सॉल्व करेगा। फुटप्रिंट्स को हेल्प करेगा रिड्यूस करने में। ठीक है, फिर बारी आती है इंप्रूव एयर क्वालिटी। आपको पता है कि इंडिया में जो दिल्ली है, दिल्ली NCR का रीजन, वो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा ही पॉल्यूटेड माना जाता है, तो AQI बहुत ज्यादा रहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग काफी पीछे है। तो जैसे ही हमने देखा कि भाई कार्बन फुटप्रिंट हम सुधार रहे हैं, कार्बन एमिशन एंड अदर पॉल्यूटेंट गैस जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स PM10, PM2.5, इसकी कटौती हो जाएगी, जैसे हम सोलर एनर्जी जनरेशन की बात करेंगे। इसके अलावा आपको दिखेगा NOx, SO2, SOx, इनकी कमी हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा इनका एयर में मिलने में। तो बेसिकली NOx, ठीक है, SOx, इनकी बात आप करेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप बोलेंगे तो पार्टिकुलेट मैटर्स कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। जो कंट्री, जो सिटीज लाइक दिल्ली NCR, मुंबई, ठीक है, और अदर 2 टियर सिटीज जो छोटे छोटे हैं जहाँ बहुत ज्यादा ही पॉल्यूशन है, वहां पे सुधार देखने को मिलेगा। फिर बारी आती है कंजर्व वाटर रिसोर्स। अब चूंकि हमें पता है थर्मल पावर प्लांट में वाटर की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो वाटर स्कैर्सिटी से बचाने के लिए ये हेल्प करेगा सोलर एनर्जी। फिर बारी आती है लैंड यूज सिनर्जी। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात में चलाया जा रहा है एक पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें एग्रोवोल्टाइक फार्मिंग की बात हो रही है, यानी ड्यूल यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, एग्रोवोल्टाइक कहां पर, गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसकी थ्रू आप एग्जांपल दे सकते हैं। सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। आप फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया आपको कि बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करेगा, क्योंकि आप ये सारी चीजें अपने आप ही रोक रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर पैनल की आप एग्जांपल दे सकते थे। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते थे। फिर बारी आती है इकोनॉमिक बेनिफिट की, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, तो मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी बच रहा है, और इंपोर्ट हम जो करवा रहे हैं वो बच रहा है, क्योंकि कोल का इंपोर्ट करवाना पड़ता है हमें, या अदर मीन्स ऑफ आपका प्रोडक्शन के लिए इसकी हेल्प होती है।
इंपोर्ट करवाना, तो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए न्यूक्लियर सोर्सेज की जरूरत होती है जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूरेनियम इंपोर्ट करवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जैसे ही आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, लैंड यूज हो रहा है, तो उनको चलाने के लिए, ठीक है, एक्सपर्ट की जरूरत होगी या वर्कर्स की जरूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फिर आप देखेंगे कि चीपर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। अगर आप जब हम थर्मल पावर की बात करते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है बनिस्बत अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो वो अराउंड 1/3 को जो कॉस्ट होता है वो लो हो जाता है। चीपर इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलेगा। रूरल डेवलपमेंट होगा, जैसे कुसुम योजना के तहत हमको दिखेगा कि सोलर पावर के जनरेशन हो रहा है रूरल एरिया में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, जिस एरिया में सोलर पैनल का जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा हो रहा है तो फिर हमें अपने आप ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिलेगा, ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो जो भी रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, तो सोलर एनर्जी रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं वो सब आएंगी इंडिया में इन्वेस्ट करने। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते थे आंसर में। इसके कुछ एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कुसुम योजना जो मैंने आपको बता दिया, जो सबसे लार्ज सोलर पार्क है उसको बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, भडला सोलर पार्क जो है राजस्थान में, ठीक है, भडला सोलर पार्क राजस्थान में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप आंसर में मेंशन कर सकते थे। बायोडाइवर्सिटी में आप बोल सकते हैं केरला का जो बंसूरा सागर डैम है उसमें फ्लोटिंग, मैंने आपको बताया था ना सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी में। बंसूरा सोलर पार्क या बंसूरा सागर डैम, तो ये बेसिकली क्या है, एक फ्लोटिंग सोलर पैनल का यूज हो रहा है, मतलब फ्लोटिंग सोलर सिस्टम है, सोलर एनर्जी जनरेशन। तो ये सारे एग्जांपल्स आप आंसर में दे सकते थे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैंने आपको वो सारे डायमेंशन दे दिए जो आप आंसर में यूटिलाइज कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वाटर सुनामीज क्या होती हैं और कैसे और कहाँ ये इफेक्ट करती है, मतलब कहाँ बनती हैं और क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये आपको बताना है। तो टोटल 4 डिफरेंट पॉइंटर्स है जिनको आपको यहाँ आंसर में लाना होगा। तो सबसे पहले तो इंट्रो का पार्ट आएगा। इंट्रो में आप लिखेंगे कि वाटर सुनामीज, तो सुनामी जो है वो सिस्मिक सी वेव्स है, तो ये टाइडल वेव्स से अलग होते हैं, याद रखिएगा ये टाइडल वेव्स नहीं है, ये सिस्मिक सी वेव्स है। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा तो उससे समझ में आएगा। तो अब यह तो हो गया बेसिक। अब ये बताना है कि भाई ये इसका जो वर्ड है, ये जो सुनामी, ठीक है, सु मतलब और नामी मतलब क्या होता है। तो नामी मतलब होता है वेव्स और सु मतलब होता है हार्बर, ठीक है। हार्बर यानी आपका जो सी पोर्ट होता है, बेसिकली जो सी का एरिया होता है उसको बोलते हैं सु। तो ये जापानीज ओरिजिन का वर्ड है, जापानीज ओरिजिन है जिसमें बोलते हैं सु नामी यानी हार्बर वेव्स। तो ये तो हो गया आपका बेसिक इंट्रो का पार्ट, जहां आपने इंट्रो को आंसर में यूटिलाइज किया। अब बारी आती है सेकंड पार्ट है कि भाई ये होता कैसे, ये बताना होगा आपको, ठीक है, मतलब हाउ, कॉज क्या है, हाउ, एंड देन वेयर, फिर उसका वेयर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉज यानी हाउ कैसे हुआ, तो हाउ में आप लिखेंगे अंडर सी अर्थक्वेक्स के कारण होता है, ठीक है। अर्थक्वेक अगर सी के अंदर आ रहा है तो क्या होगा कि उनके मूवमेंट के कारण, ठीक है, वेव्स के कारण आपको वाटर के लेवल पे, मतलब बेसिकली अगर ये सी बेड है, मान लेते ये सी है और ये लैंड है, ठीक है,
यहां से आपका लैंड है स्टार्ट, ये सी है। मान लेते हैं कि सी बेड पे नीचे हिस्से में अर्थक्वेक आया अंडर सी में, ये अर्थक्वेक का जो वेव्स जनरेट हो रहा है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो जो लहर है ये बढ़ेगी, इसका एनर्जी वेव्स, और ये यहाँ पे आके तेजी से हिट करेगी। तो जो वेव्स हैं आप देखेंगे कि रिट्रीट करता है वाटर, इसी का नहीं, ये वेव्स क्या करती है उसको पीछे खींचती है फिर आगे छोड़ती है। तो ये जो वेव्स निकलती है इन्हीं कारण आपको लंबे लंबे वेव्स सुनामी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो बेसिकली जब भी सी के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके कारण क्या होगा कि हाई एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, उसके कारण क्या होगा एक्सपेंशन होगा वाटर में, और वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेंड होगा तो क्या होगा उनकी मूवमेंट हाई हो जाएगी। उन्हीं हाई मूवमेंट के कारण ये जो वाटर है ये राइज करेगा एंड देन ये सी मतलब आपके सी शोर तक जाएगा और लैंड को हिट करेगा। फिर आता है लैंडस्लाइड अगर हुआ, जहां भी बेसिकली कन्वर्जेंट बेल्ट्स जो होते हैं उन जगहों पे आप देखेंगे या कन्वर्जेंट बेल्ट्स की तरफ, तो वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हुए दिखेगा जहां कन्वर्ज हो रहा है, तो वहां पे आपको देखने को मिला कि उनके एनर्जी के कारण भी सी वेव्स क्रिएट हो रही हैं। और तीसरा मीटियोराइट इम्पैक्ट के कारण भी होता है, कभी अगर मीटियोराइट जमीन पे गिरा और वो सीधे पानी में गिरा मतलब सी में गिरा तो उसके कारण भी होता है। ठीक है, तो ये चार एग्जाम कॉजेज हैं जिनके कारण आप बता सकते हैं कि जो सुनामी है वो फॉर्म होता है। अब बताते हैं कि कहाँ फॉर्म होता है, तो देखिएगा आप, अगर ये तो होता है हर जगह है, पर इसके सबसे ज्यादा जो आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे कुछ सालों में तो रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलेगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल था 2004 का सुनामी जो कि लगभग 14 कंट्रीज को हिट किया था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये देखिए, 2004 का जो इंडियन ओशन सुनामी आया था सुमात्रा के रेंज से स्टार्ट हुआ था अर्थक्वेक के कारण, तो ये लगभग 14 कंट्री को 14 कंट्रीज को इफेक्ट किया था, जिसमें से इंडिया, श्रीलंका, ईटीसी, ठीक है, थाईलैंड सबको किया था। सुमात्रा के रेंज से स्टार्ट हुआ था तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, इन सब देशों पे इफेक्ट डाला था। ठीक है, इसके अलावा मेडिटेरियन, कैरेबियन और जहां भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, मैंने आपको यहां भी बोला था कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो जहां भी नियर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है वहां आपको सुनामी देखने को ज्यादा मिलेगा। तो ये थे एग्जाम्पल्स, आप इसको मैप के थ्रू भी बता सकते थे, अगर एक बड़ा मैप बना लेते और उसमें शो कर देते रिंग ऑफ फायर पैसिफिक एरिया का, उसके अलावा इंडियन ओशन का एरिया को ये कहाँ पे आता है, तो बेसिकली सुमात्रा वाले रेंज में, मालदीव वाले रेंज में आपको ये जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट वाला जो एरिया है उस तरफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप मेडिटेरियन और कैरेबियन के बारे में बता सकते थे, जो ईस्टर्न एरिया है यूएसए का। इसके अलावा अब आपको बताना कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसका असर क्या होता है, तो लॉस ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, हाई डेथ टोल होगा, लॉस ऑफ लाइफ। यहाँ माना जाता है कि 2004 में लगभग नहीं भी तो 23,000 के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, अब 2011 की बात करें तो यहाँ पे 18,000 के आसपास डेथ हुई थी। और ये 1883 का काराकोटाओ इरप्शन जो हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन के मैं आप एग्जांपल दे सकते हैं। आप अर्थक्वेक के लिए 2004 का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन की बात आएगी तो ये जापान का टोहोकू के भी बारे में बता सकते हैं, वहां पे भी हुआ था। ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं। हाई डेथ टोल हो गया। दूसरा, कोस्टल फ्लडिंग होगा बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल, यानी कि आपका इंट्रूजन ऑफ सॉल्ट वाटर होगा। ठीक, तो फ्रेश वाटर में खारा पानी मिल रहा है तो वहां की जो एक्वा लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉस होगा। ठीक है, अभी इन सब का तो आपको एग्जांपल पता ही है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लॉसेस लाइफ का भी देखने को मिला था, वेल्थ का भी देखने को मिला था। कई सारे घर उजड़ गए थे, टूट गए थे सुनामी की वजह से। तो ये सारा आपको पूरा आंसर में मेंशन करना होगा इन 4 डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हुए। ये क्वेश्चन नहीं, आपको डायमेंशन दे दिया था, ऑन द लाइन ही क्वेश्चन था, आपको ज्यादा
इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीजों को समझ के आंसर को करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई बताना है हमको ज्योग्राफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद बताना ये कैसे डिफरेंट है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ऑफशोर की। ठीक है, ऑफशोर की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स की, और ये कैसे डिफरेंट है ऑनशोर से। तो उसके बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो आपको इंट्रो के पार्ट में बताना होगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ और मार्जिन्स के बारे में। ठीक है, फिर आपको अगर प्लेट टेक्टोनिक्स पता है तो कन्वर्जन एंड डाइवर्जन बाउंड्रीज के बारे में बताना होगा, कैसे उसके कारण ये ऑफशोर सी रिजर्व्स बनते हैं वो बताना होगा। बेसिक्स इंट्रो का पार्ट है। फिर ये कहाँ पाए जाते हैं ये बताना होगा। तो मेजर रीजन्स कहाँ कहाँ है ज्योग्राफिकली आपको बताना है। तो ये मिडिल ईस्ट के आपको ऑफशोर सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, यूएई का एग्जांपल देना होगा। फिर नॉर्थ सीन आप देखेंगे तो यूके, लेकिन बेसिकली आपको बता रहा हूँ ये सारे मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, पर अगर आपको आज के समय के हिसाब से एग्जांपल देना है मिडिल ईस्ट का दीजिए, पर्शियन गल्फ का, गल्फ ऑफ मैक्सिको का दीजिए। ठीक है, इंडिया में आपको मुंबई हाई के बारे में बताना होगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में एग्जांपल देना होगा कि ये ऑफशोर ऑयल रिजर्व है। ठीक है, रशिया की बात करें तो यहाँ पे है लेकिन बहुत मुश्किल है इसको एक्सट्रैक्ट करना, तो इसको एग्जांपल मत दीजिएगा। तो 1 2 3 आप चाहें तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई वाला एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया का दे सकते हैं। तो ये 4 एग्जांपल्स के थ्रू मैप के में आप दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑफशोर ऑयल रिजर्व मिलते हैं विथ इंडिया एज वेल। ठीक है, इंडिया को जरूर वहां पे मेंशन करिएगा। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। अब बताना है आपको इसका दूसरा पार्ट है कि डिफरेंट कैसे है ऑन शोर से ऑफ शोर। ठीक है, तो इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टेंजेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं, अलग अलग फीचर्स के थ्रू बता सकते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन के हिसाब से बता सकते हैं डिफरेंस। भाई लोकेशन की बात करें तो ऑफशोर जो होता है वो हमेशा कहाँ मिलेगा? ऑन द सी वेब, सी में मिलेगा आपको। पर ये कहाँ मिलेगा ऑनशोर? ये आपको ऑन द लैंड मिलेगा। तो ये लैंड पे मिलेगा, ये सी में मिलेगा। सबसे पहला एग्जांपल। ठीक है, बेसिकली सी में मिलेगा, यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ की बात हो रही है और ये सेडिमेंट एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लोकेशन। इसके बाद बारी आती है आपका एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी की बात करें। ये इजी होता है टेक्नोलॉजी, इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा महंगा नहीं होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एडवांस टेक्निक लगेगा, इसीलिए महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बेसिक या सिंपल टेक्निक्स का यूज होता है। ठीक है, ड्रिल बीट का बेसिकली यूज हो गया तो काम हो गया। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी में आपको डिफरेंट मशीनरीज का यूज हो गया। फिर बारी आती है आपकी रिजर्व्स ऑफ प्रोडक्शन। रिजर्व्स इन प्रोडक्शन की बात आती है तो जो ऑफशोर रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा है लेकिन टेक्निकली चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ एडवांस टेक्निक्स की जरूरत होती है। उतने एडवांस सभी टेक्निक्स हमने इजाद नहीं किए हैं। तो यहाँ पे रिजर्व जो है लार्जर रिजर्व्स है। लार्जर रिजर्व है, इसी कंपैरिजन में थोड़ा लिमिटेड है। ठीक है, स्मॉलर बोल सकते हैं। ठीक है, ये बस बेसिक पॉइंट दे रहा हूं, आप इसको अपने वर्ड्स में इलेबोरेट करना है आपको। ठीक है, फिर आता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करें। एनवायरमेंट की बात करें
तो ऑयल से ऑफशोर में आपको सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या दिखता है? ऑयल जो लीक होता है, ऑयल लीकेज ऑन सी फ्लोर, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। यहां पे आपको दिखेगा कि जो ऑयल लैंड पे अगर आपका निकल रहा है बाहर, तो इसका रिस्क ऑफ लैंड डिग्रेड होना होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड डिग्रेड होगा, पॉल्यूशन होगा, etc। देखिए लीकेज से क्या होगा? सिर्फ लीकेज ही नहीं हो रहा, लीकेज के कारण डैमेज ऑन एक्वा लाइफ, ऑन वाटर, सी लाइफ। सी लाइफ को डैमेज करेगा, ठीक है। और लास्ट में आप देखिए तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट देखेंगे तो ऑफशोर का इकोनॉमिकल इंपैक्ट ज्यादा है क्योंकि लार्जर क्वांटिटी में, पर क्योंकि चैलेंजिंग है तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। ऑन द महंगा साइज बोलेंगे। हालांकि ये इंक्रीज हो रहा है ग्लोबली, लेकिन क्योंकि ऑनशोर रिजर्व जो है ना वो डिक्लाइन पे जा रहे हैं, तो इसलिए इसका इंक्रीज हो रहा है। तो हम टेक्नोलॉजी भी एडवांस कर रहे हैं, इससे ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसका हायर वैल्यू देता है क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में। ये अभी भी बहुत मतलब क्वांटिटी इनकी कम होती जा रही है, पर फिर भी ये फिलहाल अभी मोर यूटिलाइज्ड है, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स। ये अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू आपने बता दिया, तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सऊदी, एक आप फैक्ट लिख सकते थे कि सऊदी अरेबिया का जो घवर ऑयल फील्ड है वो आज भी लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल फील्ड है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड along with GIS and RS टेक्निक्स इन लोकेशन एंड एरियल प्लानिंग। देखिए, तो मतलब इसको क्वेश्चन को आना चाहिए था GS पेपर 3 में, क्योंकि साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आया है ज्योग्राफी में, तो आपको उसी हिसाब से आंसर भी करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे बेसिक इंट्रोडक्शन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ड्रोन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको बताना होगा GIS, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स क्या होती हैं। तो इससे आपका इंट्रो वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्कर से तो थोड़ा बहुत आप इंट्रो बड़ा लिख सकते हैं। तो इंट्रो में आप इसके बारे में लिखिए। इसके बाद आप बताइए कि भाई इनको इंटीग्रेट करके, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली अब अगर इन सबको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फायदा क्या क्या होगा। ये सारी चीजों से एप्लीकेशन में अर्बन प्लानिंग हो पाएगी, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग में आपको दिखेगा कि भाई आज के समय में जो क्या बोलते हैं आपका सिटी प्लान बनते हैं वो स्ट्रक्चर्ड बनते हैं, ठीक है, ग्रिड पैटर्न बनते हैं, और इससे होता क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा लैंड का बहुत अच्छा यूटिलाइज कर पाते हैं। जितना भी लैंड आपके पास है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर बेटर हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कौन सा लैंड कितना बेहतर है, किस मिनरल रिच एरिया में आता है, कौन से मिनरल्स मिल जाएंगे, इनका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड है ये आपको पता होगा। इसके बाद बारी आती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। जैसे आप GIS या रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, ड्रोन्स की बात करते हैं, ड्रोन्स एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो सकते हैं, तो आपको कीड़े देखने में पता चल सकता है, या स्प्रेडिंग ऑफ, आज के समय में ड्रोन जो है स्प्रेडिंग ऑफ वीड्स उसके लिए यूज हो रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इनके भी छिड़काव में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, वाटर के छिड़काव में यूज हो रहा है। तो इस तरह से आप ड्रोन का यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा फाइंडिंग, डेटा
बेसिकली एसिमुलेट करने में, स्पेशल डेटा को एनालाइज करने में, ठीक है, ऑटोमेट करता है। जीआईएस ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, आपको एक डेटा देता है, फिर रिमोट सेंसिंग क्या करेगा, सेंस करेगा, स्केल करेगा बड़े डेटा को एक छोटे स्केल में, कि आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे हेल्प करेंगे। रिसोर्स मैपिंग कर पाएंगे, मैंने बताया ना कि आप अगर जीआईएस और इन सबका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको पता हो कि कौन सा मिनरल किस एरिया में मिल रहा है, और उसको आप फाइंड कर पाएंगे इजीली, रिसोर्स को मैप कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा उससे इजीली, आसानी से, ठीक है। ड्रोन्स की हेल्प से या एआई की हेल्प से आप बड़े बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर बना पाएंगे लंबे समय के लिए, और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो पाएगी, जैसे AQI चेक करना, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट चेक होता है इसी से। तो ये सारी चीजें इससे इंटीग्रेशन से आपको हेल्प मिलेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसको आपको साइंस के नजरिए से लिखना था, लेकिन इसको बताते हुए कि ज्योग्राफी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आपके एरिया में कोई ऐसा चीजें होती हो, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो तेलंगाना में AI ड्रिवन क्रॉप मैपिंग होती है। अर्बन प्लानिंग की बात करें तो गुजरात में आपको दिखाई देगा कि पूरा शहर ही बसाया गया है अर्बन प्लानिंग को AI के मॉडल से। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन जो इंडिया का है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, एसिमुलेट कर रहा है डेटा को। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप आंसर में लिख सकते थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भुवन पोर्टल है इसरो का, ये आपको रिसोर्स मैपिंग में हेल्प करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए SDRF NDRF को हेल्प होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप साथ में आंसर में लिख सकते थे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन का भी मैंने डायमेंशन आपको बता दिया जिसको आपको आंसर में यूटिलाइज करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन ऑफ द प्लैनेट टेक्स प्लेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द क्रस्टल मासेस, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटीज में भी दिया है जब आपने प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ थ्योरी, उसके अलावा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो टेक्टोनिक्स का मूवमेंट की बात हो रही है तो उसे आप एग्जांपल दे सकते हैं पेंजिया का, ठीक है। फिर बाद में आया था आपको गोंडवाना लैंड का, ठीक है। और उसके अलावा आप बता सकते हैं कैसे वो डिफरेंट हुआ, उसको एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हैं, डिजाइन बना के, मतलब डायग्राम बना के, कि कैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऐसा लगता है कि कट हुए हैं एक जगह से, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के थ्रू आप बता सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, ये एक्सपेंशन ऑफ ओशियन बेसिन हो रहा है जिसके कारण आपको दिखेगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट, प्लेट मास में मूवमेंट हो, शेप और साइज बदलता है लैंड का, बाउंड्रीज का। सबडक्शन और ओशियन श्रिंकेज के कारण हो रहा है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस के कारण हो रहा है। तो बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंटल स्प्लिटिंग, इसका एग्जांपल आपको दिखेगा अफ्रीका में, खासकर ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका को अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा जो इजिप्ट के आसपास का एरिया है जो नीचे तक वो कट रहा है, अलग हो रहा है। माना जा रहा है कि कई सालों बाद, कई सौ सालों बाद वो इंडिया में आके जुड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है हमारी। कोलिजन और माउंटेन बिल्डिंग होता है, ओरियोग्राफी, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप दे सकते हैं हिमालयाज। लेटेस्ट फॉल्ट वाले आपके क्या बोलते हैं, रेंजेस हैं, फॉल्ट रेंज, ठीक है। क्या हुआ है, कन्वर्ज होने के कारण बन रहा है, तो कोलिजन के कारण बन रहा है। फिर बारी आती है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स की, तो अल्टरेशन इन लैंडफॉर्म, अलाइनमेंट्स होता है, आप देखेंगे प्लेट्यूज बनते हैं, ठीक, चेंजेस हो रहा है पुराने वाले में। पास्ट और फ्यूचर जो सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, इसमें आप पेंजिया का एग्जांपल दे सकते हैं। पास्ट के में पेंजिया, गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये सब आप बता सकते थे। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि भाई शेप और साइज जो है ना लैंड मास, क्रस्टल मास का, वो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण चेंज होता है। तो ये था आपका एक ब्रीफ आइडिया, मैंने सिर्फ ब्रीफ आइडिया दिया है,
इसके मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं जो आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं हालांकि आपको एग्जांपल्स भी देते जा रहा हूँ ताकि आपका आंसर और बेहतर दिखे। ईस्ट अफ्रीका का अगर आपने बता दिया भाई रिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, आप देखेंगे इमेज तो आपको दिखाई देगा मैप में कि छोटे छोटे दरार आपको ईस्ट साइड में दिखने को मिल रहा है अफ्रीका में। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एक ब्रीफ एनालिसिस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि भाई डिस्कस करना है हमको डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन विथ स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स। तो देखिए बेसिकली आपसे ये पूछ क्या रहा है कि गंगा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है गंगा रिवर बेसिन का, तो गंगा रिवर बेसिन में इंट्रो में आप बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी का पाथ नहीं होगा, गंगा और उसकी सहायक नदियां यानी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो बेसिन है वो भी गंगा रिवर बेसिन का ही पार्ट कहलाएगा। तो आपको वहां पे चंबल तक का एरिया को दिखाना होगा, यानी एमपी का एरिया भी दिखाना होगा, आपको यमुना एरिया दिखाना होगा, आपको बेसिकली वो सारे जो नॉर्थ के इंडिया के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उन सब के बारे में बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, उत्तराखंड से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब पार्ट है किसका, गंगा रिवर बेसिन का। अब इसमें आपको बताना है कि भाई जो बेसिक पॉपुलेशन है इंडिया की अराउंड 40% ये तो इसी एरिया में रहती है जो गंगा रिवर बेसिन है, यही चीज तो पूछ रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कितना, तो लगभग 40% डिस्ट्रीब्यूशन इन क्षेत्रों में मिलेगा। यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये दो स्टेट मिला के ही बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको पूरे इंडिया में दे देते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन के फिर डेंसिटी की बात करते हैं, तो बिहार की डेंसिटी भी आपको पता है कि बिहार में गंगा नदी बहती है, बिहार की डेंसिटी अराउंड 1100 पर स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, यानी सबसे ज्यादा हाईली डेंस्ड एरिया है बिहार। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी आपने बता दिया। अब बताना कि फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है हाई डेंसिटी को कैसे, क्योंकि प्लेन्स है, ये जहां भी गंगा बह रही है, ये गंगा रिवर बेसिन है, वो है प्लेन, और प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर ज्यादा बेटर होता है खादा और बांगर नदियों के कारण, क्योंकि जो आपकी मिनरल रिच नदियां हैं जो तराई से होते हुए आती हैं उनके अंदर मिनरल रिचनेस होती है, उसके कारण क्या होता है, एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, इसीलिए आपको सॉइल रिसोर्स दिखेगा। लैंड आपको प्लेन मिलेगा, प्लेन में आपका एग्रीकल्चर इजी हो जाता है, और वाटर रिसोर्स हाई होता है क्योंकि गंगा नदी में पानी हमेशा आते रहता है, प्रीनियल रिवर्स है ना, ये कंटिन्यूअस बहती रहती है। ये आपकी सिर्फ रिवर जो मानसून रिवर नहीं है, ये प्रीनियल है, हमेशा बहती है। यमुना हो गई, गंगा हो गई, ठीक है। अब ये सारी नदियां जो है क्योंकि हिमालय से पानी आ रहा है और ये कंटिन्यूस आ रहा है, तो ये तीनों चीजों को आपको मेंशन करना होगा। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा बढ़ रहा है, सिटीज में लोग जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, और आपको पता हो हिस्टोरिकली आप चाहें तो वो भी बता सकते हैं कि कैसे आपने देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या उसके बाद की जितनी भी सभ्यताएं हुई हो भारत में, वो सब हमेशा नदियों के किनारे ही बसी हैं। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे इजी होता है कोई भी एक्टिविटी करना, चाहे वो रियरिंग हो, मतलब पशुपालन हो, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इन सब चीजों के कारण ही आपको सबसे ज्यादा लोगों की बसाहट, सबसे ज्यादा लोग बसते हुए नजर आएंगे कहाँ पे, गंगा रिवर बेसिन में। यही क्वेश्चन है टू डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप मैप के थ्रू दिखा सकते हैं कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा 40% में। अब इन दोनों में भी देखें ना तो बिहार और यूपी जो है ना, इस 40 में ऑलमोस्ट इन सब स्टेट से ज्यादा पॉपुलेशन रखती है, ठीक है, तो ये भी आप बता सकते थे। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है जिसके थ्रू आप आंसर को और रिच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम समझ सकते हैं ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, लैंड रिसोर्स बता दिया आपको, सॉइल रिसोर्स बता दिया, वाटर रिसोर्स बता दिया, प्लेन्स के कारण, इन्हीं को आपको मेंशन करना है क्वेश्चन में, और इस तरह से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ज्योग्राफी का एक्सप्लेनेशन था वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप अपने आंसर्स जो मॉडल, आप आंसर चाहे तो क्वेश्चन का आंसर लिख के हमारे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, आंसर
को पेस्ट कर सकते हैं। मैं उसे चेक करके बता दूंगा कि कहाँ पे और चीजें चेंज की जा सकती थी या कितना बेहतर आपने अप्रोच किया है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारी मुलाकात फिर होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।